Hello and welcome back, dear students, in this session of JKSSB JE Mechanical. But this is common for all the competitive exams, whether it is GATE exam, whether it is some other state PSC exams, या JKSSB कोई भी एग्जामिनेशन है, या इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, दिस वाज ए कॉमन सब्जेक्ट फॉर ऑल. तो आई होप कि आपको समझ आ गया जो भी मैंने आज तक आपको पढ़ाया फ्लूइड मैकेनिक्स में. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? दिस इज़ कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स. दिस इज़ आल्सो इंक्लूड इन योर सिलेबस. इसमें आई होप कि आपको क्या आएंगे, जो वो SI यूनिट्स होते हैं, SI यूनिट्स या CGS यूनिट्स, उन पे आपको खास ख्याल रखना है. उनको आपको बहुत ही SI यूनिट्स या CGS यूनिट्स, उन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. उस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं JKSSB एग्ज़ाम में. तो लेट अस मूव टुवर्ड्स ओन टॉपिक, फ्लूइड स्टैटिक्स. एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि फ्लूइड स्टैटिक मीन्स विच इज़ एट रेस्ट. हम इस्तेमाल भी करते हैं स्टैटिक मोशन. स्टैटिक जो एक ही जगह पे हो, रेस्ट पे हो, वो फ्लूइड जो रेस्ट पे हो. स्टडी ऑफ फ्लूइड विच इज़ एट रेस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं. स्टडी ऑफ फ्लूइड विच इज़ एट रेस्ट एंड स्टडी ऑफ फ्लूइड इन अ रिजिड बॉडी मोशन. मतलब एक रिजिड बॉडी होगी. रिजिड बॉडी मैंने अच्छी तरह डिस्कस किया है कुछ दिनों पहले. जो रिजिड होगी, रिजिड बॉडी जो रेजिस्टेंट होगी कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, उनको बोलते हैं रिजिड बॉडीज़. या रिजिड बॉडी हम ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसको हम हर साइड से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बॉडी है, इसको कितना भी फोर्स लगाएंगे हर साइड से तो इसको कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी. फ्लूइड स्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट. उस फ्लूइड के बारे में जानना, उस फ्लूइड के बारे में बात करना जो रेस्ट पे हो. एंड स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रिजिड बॉडी मोशन. फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, इसके अंदर फ्लूइड है, उसको फ्लूइड रिजिड बॉडी मोशन, ये रिजिड बॉडी है, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको स्टडी करना. दिस इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स. लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस डायग्राम, दिस वन डायग्राम विच इज हियर. ये मैंने एक कंटेनर लिया. क्या लिया मैंने? एक कंटेनर. दिस कंटेनर इज फिक्सड, मतलब ये कंटेनर जो है ये रेस्ट पे है. जब भी कोई चीज़ रेस्ट पे होगा उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो. इसकी वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो के बराबर. इसकी वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो. और इसके अंदर जो ये फ्लूइड है, अगर ये जो बकेट है या ये जो कंटेनर है, अगर ये मूव नहीं कर रहा है, ये क्या है? रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो. और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? ज़ीरो. मतलब वो भी हिल नहीं रहा है, वो भी मूव नहीं कर रहा है. ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, ये वेलोसिटी ऑफ कंटेनर है. तो अगर एक्स एक्सिस में देखेंगे हम, वहाँ भी ज़ीरो. अगर हम वाई एक्सिस में देखेंगे तो फ्लूइड वाई एक्सिस में भी मोशन नहीं कर रहा है और फ्लूइड जेड एक्सिस में भी मोशन नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या है? u इज द फंक्शन ऑफ y. फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड है? फंक्शन ऑफ y. फ्लूइड नॉट मूविंग इन y डायरेक्शन. जब y डायरेक्शन में फ्लूइड मूव ही नहीं हो रहा है तो उसको क्या लिखेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन y विद रेस्पेक्ट टू y डायरेक्शन इज कांस्टेंट. ये क्या है? c. u इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ फ्लूइड इन किस में? विद रेस्पेक्ट टू y डायरेक्शन. ये क्या है? y डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड, दिस इज द y डायरेक्शन. दिस इज द y डायरेक्शन. इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू, एक तो क्या कहूंगा मैं, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एंड दैट इज वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर है. मतलब इनमें से जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है, वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस है, वो बराबर नहीं है. वही मैंने लिखा नॉट इक्वल टू. और उनकी वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो के बराबर. चाहे विद रेस्पेक्ट टू दीज कंपोनेंट्स या विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दोनों केसेस में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है? ज़ीरो के बराबर.
अब एक और पॉइंट दूसरा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड नीदर चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू, यही लिखा मैंने, वेलोसिटी जो है फ्लूइड की ना ही ये चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स, स्पेस कोऑर्डिनेट्स, और ना ही विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब ये टोटली हिल नहीं रहा है तो हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट किसके कहते हैं? velocity of fluid neither changes with respect to any space coordinate x y z में भी u is equal to 0 और with respect to time u is equal to 0। सपोज यहाँ पे क्या है, अब आप यहाँ इस पॉइंट पे आइए, सपोज बकेट फुल ऑफ वाटर इज बीइंग टेकन टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बकेट है, ये क्या है? मेरे पास एक बकेट है। अब ये इसकी वेलोसिटी जो है, मैंने क्या कहा, मैं इसी बकेट को दूसरी जगह लेने जा रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ इसको दूसरी जगह पे। अगर ये यहाँ पे था, ये बकेट यहाँ पे था, अब मैंने इसको यहाँ तक लिया, मैं चल रहा हूँ। मतलब बकेट जो है, कंटेनर जो है, कंटेनर की वेलोसिटी क्या है? वो इस वक्त कुछ न कुछ है। क्यों? उसको मतलब कंटेनर अब मूव करने लगा। कंटेनर को मैंने एक जगह से दूसरी जगह ले लिया, एक जगह से दूसरी जगह लिया, तो कंटेनर की वेलोसिटी किसके बराबर है? नॉट इक्वल टू 0। वो 0 के बराबर नहीं होगी, कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी उसकी। मगर उसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है? रेस्ट में। क्या है वो? रेस्ट में। मगर वो क्या करेंगे? एज द बकेट मूव करेगा, द फ्लूइड मॉलिक्यूल आल्सो मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बकेट विद वेलोसिटी। क्यों? इसके अंदर जो पानी है, जिस डायरेक्शन में ये बकेट चलेगा उसी डायरेक्शन में ये पानी भी, बकेट इस डायरेक्शन में हम लेते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, तो पानी जो है वो भी इसके साथ बैकवर्ड ही चलेगी। पानी अगर हम आगे ले जा रहे हैं तो इसके अंदर जो, अगर हम इस बकेट को आगे ले जा रहे हैं तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी विद रेस्पेक्ट टू दिस बकेट वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं आगे विद सम वेलोसिटी। उनकी भी कुछ न कुछ वेलोसिटी है, विद वेलोसिटी v। तो क्या कहा मैंने? अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल, यहाँ पे तीसरा, चौथा। अगर मैं कहूँगा इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी और इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है एक दूसरे की, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ना ही ये हिल रहा है ना ही ये हिल रहा है, ये दोनों रेस्ट में है। इसी का मतलब है v माइनस वी इज इक्वल टू 0। इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी v, इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी v माइनस वी इज इक्वल टू 0 बिकॉज नो पार्टिकल हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। क्यों? ये सिर्फ बकेट मूव कर रहा है लेकिन ये पानी मूव नहीं कर रहा है। पानी मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू जिस डायरेक्शन में हम बकेट को ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में लेंगे तो पानी उसी डायरेक्शन में इसके साथ जाएगा, इस डायरेक्शन में लेंगे तो पानी उसी डायरेक्शन में इसके साथ ले जाएगा। मगर उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो टोटली मूव नहीं करते, दे आर एट और रेस्ट। इसलिए मैंने क्या कहा कि पार्टिकल्स, उनके दरमियान की जो पार्टिकल्स है उनके दरमियान जो रिलेटिव मोशन है वो 0 है। क्यों? ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ विद एक दूसरे के रिलेटिव में टोटली मूव नहीं कर रहे हैं, इसके लिए इनकी वेलोसिटी क्या है? 0। बिकॉज नो पार्टिकल्स हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, इनके अंदर रिलेटिव मोशन नहीं है। दैट इज द रिजिड बॉडी मोशन ऑफ फ्लूइड, उसी को बोलते हैं रिजिड बॉडी मोशन ऑफ फ्लूइड। दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी मोशन ऑफ फ्लूइड, उसी को बोलते हैं जिसमें यह बकेट तो मूव करेगा और इसके साथ जो ये पानी है ये भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इनके पार्टिकल्स के दरमियान की रिलेटिव मोशन 0 के बराबर होगी। उसी को बोलते हैं रिजिड बॉडी मोशन ऑफ फ्लूइड। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, फ्लूइड एट रेस्ट। जब भी फ्लूइड रेस्ट पे होगा, जब भी फ्लूइड रेस्ट पे होगा, ना ही वो एक्स एक्सिस में फ्लो कर रहा होगा, ना ही वो वाई एक्सिस में फ्लो कर रहा होगा और ना ही वो जेड एक्सिस में फ्लो कर रहा होगा। इसीलिए लिखा मैंने फ्लूइड जब रेस्ट होगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज नीदर इक्वल टू द कंपोनेंट्स ऑफ एनी एक्स वाई जेड। मतलब जब फ्लूइड एक ही जगह पे होगा, ना ही वो इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड। मतलब वो किसी भी स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं है, इज नॉट, वो किसी भी स्पेस कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं है। उसी को लिखा मैंने डी यू बाई डी वाई, मोशन ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन में इसकी क्या चेंज आ गई, डी यू बाई डी एक्स
वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू जेड, वो तीनों क्या है, जीरो। क्यों? जब उसके पार्टिकल्स जो है वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, वो एक ही जगह पे है। तो इसीलिए लिखा मैंने डी यू बाई डी वाई, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड in y direction, velocity of fluid in x direction, velocity of fluid in z direction is equal to 0, and shear stress in any direction। अगर आपने कल देखा कि shear stress किसके बराबर होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी एक्स, दूसरा क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी वाई डी यू बाई डी वाई, तीसरा क्या होगा, म्यू डी यू बाई डी जेड। जब ये म्यू क्या है, हमारे पास जीरो है, सॉरी ये डी यू बाई डी एक्स जब हमारे पास जीरो है, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या है, मतलब एक्स एक्सिस में भी वो मूव नहीं कर रहा है, वो क्या लिखा मैंने, यू इंटू जीरो। इसी तरह से यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू जीरो, टाउ इज इक्वल टू जेड, मतलब शेयर स्ट्रेस भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। आई होप आपको समझ आ गया यहाँ तक कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देयर इज नो शेयर स्ट्रेस, जब शेयर स्ट्रेस ही नहीं है तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं होगी, जब डिफॉर्मेशन भी नहीं होगी तो टाउ भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो अब मैं यहाँ पे हाईलाइट करने जा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एक फ्लूइड रेस्ट पे होता है, तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है, उस पर कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल शेयर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, नॉर्मली, मतलब ऊपर से लग रही है, सिर्फ ऊपर से लग रहा है, एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, एक परपेंडिकुलर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल शेयर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल शेयर स्ट्रेस। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक फ्लूइड लिया, कहां पे, यहां पे एक फ्लूइड लिया, इस पे फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक, ये क्या है, ये फ्लूइड की अपर लेयर है, इस पे क्या होगा, इस पे जरूरी, क्यों, ये फ्री सरफेस है, फ्री मतलब अगर मैं आपको समझाऊंगा ये फ्री सरफेस क्या होता है। यहाँ पे एक बकेट लिया मैंने, बकेट, इसके अंदर वाटर डाला मैंने, और ये जो ऊपर की लेयर है ये फ्री है, क्यों, इसके ऊपर से कोई लेयर नहीं है, मतलब ये फ्री है। क्या है ये, फ्री, उसी को बोलते हैं फ्री सरफेस, जिसके जो किसके कांटेक्ट में हो, एयर के कांटेक्ट में हो, उसको बोलते हैं फ्री सरफेस, उसको बोलते हैं फ्री सरफेस। मतलब यहां पे क्या है, ये फ्री सरफेस, इस पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको मालूम है, मैंने परसों बताया है, फ्लूइड के ऊपर दो फोर्स एक्ट होते हैं, एक तो इसमें होता है, एक तो मैं यहां पे बताऊंगा कौन सा होता है। फ्लूइड फ्लोज अंडर द ग्रेविटी फोर्स या बॉडी फोर्स। इस फ्लूइड, ये अगर मेरे पास एक फ्लूइड है, मेरे पास इस गिलास में वाटर है, मैं इसको गिरा देता हूं बाय फोर्स, तो एक बार फोर्स लगाने से ये फिर भी कंटिन्यूअसली मूव करेगा, मुझे सिर्फ एक बार फोर्स लगाना पड़ेगा। मगर ये कंटिन्यूअसली फ्लो कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड का अपना एक ओन वेट होता है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। मतलब इस फ्लूइड के अंदर अपना एक ओन वेट होता है। रो मीन्स डेंसिटी और ग्रेविटी, इसके अंदर अपनी वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। मास किसके बराबर होता है, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू रो, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू रो। यहां पे क्या आ गया, ये रो, डेंसिटी, डेंसिटी ये क्या है, वेट डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो क्या कहा मैंने कि ये लिक्विड जो है ये फ्लो करता है, क्योंकि इसको अपना भी एक वेट होता है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली वो फ्लो करता है। उसको बोलते हैं बॉडी फोर्स, या उसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। जब भी हम इस सरफेस से जितना भी हम आगे नीचे जाएंगे, उतना क्या हो जाएगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा। इस बॉडी फोर्स जो है
वो इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है मैंने, जितना भी हम यहाँ पे ये फ्री सरफेस है, जितना हम नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं, तो ये इसका वेट क्या है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वेट ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा। वेट किसके बराबर होता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी W इज इक्वल टू जी इंक्रीज, देयरफॉर वेट आल्सो इंक्रीज। वही मैं कहने जा रहा हूं यहां पे। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब मैं क्या कहूँगा, जितना हम नीचे डेप्थ में जा रहे हैं, जितना डीप जा रहे हैं, उतना बॉडी फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। क्यों, वो ग्रेविटी फ्लूइड के ऊपर जरूर ग्रेविटी लग रहा है। अब मैं इसके बाद दूसरा पॉइंट डिस्कस करता हूं। कंसिडरिंग ए पार्टिकल, अगर मैं इसी में, ये क्या है, ये मेरे पास एक फ्लूइड है, अगर मैं इसमें एक फॉर एग्जांपल इस फ्लूइड के अंदर सिर्फ एक फॉर एग्जांपल मतलब समझने के लिए मैं एक पार्टिकल इसमें कंसिडर करता हूँ, एक पर्टिकुलर एलिमेंट इसका एक कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे इस वाटर के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट या वाटर या किसी भी फ्लूइड का, इसको समझने के लिए मैंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया, इसका साइड में ले लिया, यहाँ पे ले लिया या यहाँ पे ले लिया। हियर फोर्स विल एक्ट इन द नॉर्मल डायरेक्शन। मैंने अभी कहा फोर्स क्या लग रहा है ऊपर से, इन द नॉर्मल डायरेक्शन। ये फ्लूइड रेस्ट में है, इसके अंदर जो लग रहा है, इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है वो किस में लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल। एंड ये जो फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन पे लग रहा है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो फोर्स क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है। ये नॉर्मल फोर्स क्या करेगा यहाँ पे, ये नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, ये नॉर्मल स्ट्रेस करेगा यहाँ पे डेवलप, क्या करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस। एंड दैट स्ट्रेस विल बी इक्वल टू प्रेशर। वही स्ट्रेस जो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। वही मैं कहने जा रहा हूँ कि एक्चुअली ये क्या कहने जा रहा हूँ मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो अपर लेयर है, ये फ्री सरफेस है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाया, वो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। और जितना हम नीचे जाएंगे, जितना भी ये नीचे जाएंगे पार्टिकल नीचे तक, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो ग्रेविटी फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया इसका एक थोड़ा सा पर्टिकुलर एलिमेंट, जिस पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इन नॉर्मल डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में। और ये फोर्स क्या करेगा, जनरेट नॉर्मल स्ट्रेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। एंड दैट स्ट्रेस, वो स्ट्रेस किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर जो इस पॉइंट में होगा, जो इस पॉइंट में प्रेशर होगा उसके बराबर होगा वो स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। मैंने क्या कहा, जो नॉर्मल स्ट्रेस उसमें आएगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर, वो प्रेशर के बराबर होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, वो प्रेशर के बराबर होगा। मतलब इसके ऊपर कौन कौन प्रेशर लग गया, एक तो लग गया इस पार्टिकल की, मैं कहता हूं ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है यहाँ पे, इस पे दो प्रेशर्स लग गए। एक तो लग गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऑलरेडी उसमें है, एक तो लग गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा क्या लग गया, इस फ्लूइड का प्रेशर, दूसरा क्या लग गया, इस फ्लूइड का प्रेशर। अब जो पॉइंट मैं कहने जा रहा हूं ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से बनता है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, इसके बहुत सारे यूनिट्स है। आई होप इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा, इन्हीं में से एक ने क्वेश्चन पूछा जाएगा। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स किसके बराबर होता है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, SI यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, इसलिए बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। एग्जाम में आपको दिया जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, और भी कुछ दिया जाएगा,
या कुछ इन दोनों में से एक दिया जाएगा। पास्कल, पास्कल भी इसका क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट। पास्कल भी इसका यूनिट है। और इसका CGS यूनिट किसके बराबर है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका यूनिट है, ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका यूनिट है, इट इज अ CGS यूनिट ऑफ, इट इज अ CGS यूनिट ऑफ दिस प्रेशर। अब मैं सम नॉन SI यूनिट्स, इसके जो इसका SI यूनिट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन हम उसको उन यूनिट्स को कंसिडर करते हैं, बट दोज आर नॉन SI यूनिट्स जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट नहीं माने जाते हैं, मगर हम मेजर करते हैं, डेफिनेटली उन यूनिट्स में मेजर करते हैं। एक तो है बार, क्या है बार, इसमें भी मेजर करते हैं, इसमें भी हम इस प्रेशर को मेजर करते हैं। दूसरा है टॉर, टॉर में भी हम मेजर करते हैं। तीसरा क्या है, PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, PSI। अगर आपने देखा होगा पंप, अगर आप किसी जगह पे जाओगे, किस में, मैं आपको याद रखूँ, जहां आप गाड़ी के लिए टायर में हवा भरने जाते हो, उस वर्कशॉप में, वहां पे जो वर्कशॉप में एक इस तरह की ATM जो है, उसी की तरह एक मशीन होती है। उसमें जब आप इसकी जो पाइप आप टायर के साथ जोड़ते हो, तो यहाँ पे आएगा PSI। तो यहाँ पे क्या आएगा, PSI 20, 35। मतलब इसमें भी हम वो क्या चेक करता है, टायर का प्रेशर। मतलब प्रेशर हम इसमें भी मेजर करते हैं, किसमें, PSI में, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10 रेज़ पावर 5 पास्कल। अगर मैं किलो पास्कल बोलूंगा, किलो किसके बराबर होता है, 1000। किलो इज ऑलवेज इक्वल टू 1000। 1 किलो मतलब 1000 पास्कल, ऐसे ही रहेगा। अगर मैं इस किलो पास्कल को बार में चेंज करूंगा, किलो पास्कल के साथ 3 जीरो, अब कितना बच गया, 2, ताकि वो बार के बराबर आ जाएगा। इसलिए मैंने लिखा यहां पे KPA 3, इसका क्या होगा, 1 किलो, किलो क्या आ गया, 3 जीरो, किलो मीनस 1000 पास्कल। अगर मैं इसको चेंज करूंगा किस में, बार में, तो यहां पे ऑलरेडी है 3 जीरो। 1 बार इज इक्वल टू KPA ऐसे रखूंगा मैं, क्यों, KPA किसके बराबर है, 1000। KPA किसके बराबर है, 1000। और इसका 100, 1 2 3 4 5, तो आ गया बराबर ये 10 रेज़ पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब KPA के बदले 1000 और यहाँ पे 1000 आ गया, तो आ गया 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बार का क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या PSI, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। टॉर, टॉर क्या है, ये एक साइंटिस्ट का नाम था, ये उसी के नाम पे दिया गया है। उस साइंटिस्ट ने क्या इजाद किया था, एक बैरोमीटर, जिससे हम उस बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर, विच इज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर, इज कॉल्ड बैरोमीटर। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके सिलेबस में है, उनको डिस्कस मैं ज़रूर करूँगा, कल मैं लाऊंगा, वो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो क्या आएगा, प्रेशर किससे मेजर करते हैं हम, बैरोमीटर से। तो यहां पे क्या है हमारे पास, अब इस बैरोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं, तो उस प्रेशर को जब हम टॉर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या लिखते हैं, Hg। तो क्या लिखते हैं हम, Hg। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 टॉर, सॉरी यहां पे क्या लिखा मैंने, प्रेशर, वो प्रेशर किस में मेजर करता है, मरकरी में। किस में होता है, उसमें मरकरी। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मरकरी। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मरकरी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस तरह से यहाँ पे है 1 बार, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 ग्राम ऑफ मरकरी। मतलब इस बैरोमीटर में क्या होता है, एक मरकरी होता है, उसी से हम प्रेशर मेजर करते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101.3 kPa। आई होप आपको ये समझ आ गया। बाकी हम कल पढ़ते हैं जो यहाँ पे दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी डिस्कस्ड। आई होप आपको ये समझ आ गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए इजाज़त नए वीडियोज़ तक। अल्लाह हाफिज़।